नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक। घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर होगी अहम चर्चा। जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ नारा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिया एफआईआर का निर्देश, कहा 30 से 35 स्टूडेंट मौजूद थे। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अदालत ने कल कहा था स्कूल और कोर्ट कैंपस में कुत्तों की क्या जरूरत, बच्चों बड़ों को काट रहे। सोनम वांगचुक के हिरासत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में दावा किया गया है कि वांगचुक की हिरासत अवैध और मनमानी है। जेपी नड्डा आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। यूपी समेत 6 राज्यों में घना कोहरा। एमपी में पारा 2.7 डिग्री। कोहरे से 12 ट्रेन लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ का दौरा। दोपहर 12:20 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 1 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। दोपहर 2 बजे नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। बैठकों में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन की रूपरेखा पर मंथन। शाम 5:55 के लगभग रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठकों में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन की रूपरेखा पर मंथन की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से खबर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ का दौरा। शाम 5:55 पर वापस रवाना होंगे। रायपुर से खबर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ का दौरा। रायपुर से खबर, सीएम निवास में आज जनता दर्शन का आयोजन। दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाले जनता दर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आम जनता से सीधे संवाद करेंगे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया जा सके। आज 2 दिवसीय दौरे पर गोवा रवाना होंगे मुख्यमंत्री। शाम 6 बजे रायपुर से गोवा के लिए रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज 2 दिवसीय दौरे पर गोवा रवाना होंगे मुख्यमंत्री। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 6 बजे रायपुर से गोवा के लिए रवाना होंगे। आज 2 दिवसीय दौरे पर गोवा रवाना होंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 6 बजे रायपुर से गोवा के लिए रवाना होंगे। लोकोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे आयोजित होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
खबर सिरसा से है, जहां पर रानिया से आपको बता दें कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने स्थानीय दीप पैलेस में श्री दुर्गा कीर्तन मंदिर कमेटी एवं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सरकारी व निजी स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इसके अलावा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को भी सम्मानित किया। समारोह के दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को ईमानदारी, सहयोग और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग जीवन का आधार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। महेंद्रगढ़ से खबर है, हरियाणा रोडवेज द्वारा महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के कई रूटों पर नई बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और वहीं आपको बता दें कि बस के समय और रात्रि ठहराव में भी बदलाव किया गया है। सभी निर्णय जनहित और सार्वजनिक मांग के आधार पर लिए गए हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और आम नागरिकों को लाभ मिले। महेंद्रगढ़ से दिल्ली जाने वाली एक प्रमुख बस जो पहले सुबह 5:30 बजे महेंद्रगढ़ से चलती थी, अब उसका रात्रि ठहराव सेहलंग में कर दिया गया है। ये बस अब सुबह 5 बजे सेहलंग से रवाना होकर बवाना, मालडा, लावन और मालजरा होते हुए सुबह 5:30 बजे महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पहुंचेगी। वहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। एक बस है जो दिल्ली जाती थी पहले 5:30, अब उस बस का ठहराव, रात्रि ठहराव शेलंग हो गया है और वो शेलंग से सुबह 5 बजे चलेगी। लाहौन, मालडा, बुवाना, माजरा होते हुए 5:30 बजे महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होगी। जो इस रूट के जो भी कर्मचारी हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा इस बस से। उसके बावजूद भी कुछ जलाई गई बाबूजी? उसके बावजूद यही बस दिल्ली से वापस आएगी नारोल मुख्यालय, तो मुख्यालय से बनकर चलेगी ये शेलंग के लिए, तो वहाँ से 3 बजे चलेगी नारोल से और महेंद्रगढ़ से चलेगी ये 3:50। खबर है हजारीबाग से, जहां पर हजारीबाग सदर प्रखंड के चोटियारू पंचायत अंतर्गत चोटियारू गांव में हाथी के आतंक से दर्दनाक हादसा सामने आया है। हाथी के हमले में एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। मृतक की पहचान सरौनी चोटियारू निवासी अधेड़ युवक के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि एक हाथी अपने झुंड से बिछुड़कर पिछले कई दिनों से इलाके में घूम रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है, इस संबंध में वन विभाग को जानकारी देने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसका नतीजा ये भयावह घटना बनी है।
उर्मिला सनावर को लेकर बीती रात के बाद से कोई नया अपडेट सामने न आने के कारण कई तरह के सवाल उठ रहे थे। इसी बीच देर शाम उर्मिला सनावर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने खुद पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वीडियो में उर्मिला ने बताया कि वो देहरादून में एसआईटी जांच में शामिल हुई थी। उर्मिला सनावर ने कहा कि उनसे दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार पूछताछ की गई थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पूछताछ के दौरान पुलिस का व्यवहार उनके प्रति पूरी तरीके से सामान्य और सहयोगात्मक रहा। उर्मिला ने बताया कि वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इस मामले से जुड़े जितने भी साक्ष्य उनके पास थे वो सभी उन्होंने एसआईटी को सौंप दिए हैं। संतोषजनक मैंने जवाब दिया है और यही कहा है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी। हम सुबह से कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहे थे, लेकिन अभी जैसे कि हमने फेसबुक या और सोशल साइट्स अपनी ओपन करी तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात को जान के कि लोग हमारा नाम राजनीति में जोड़ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं देहरादून उत्तराखंड में हूँ और आज लगभग 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं एसआईटी जांच में थी। मैंने पुलिस का पूरा सहयोग किया और उत्तराखंड पुलिस का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उनका रवैया भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और अभी एसआईटी जांच जारी है। कल मुझे हरिद्वार जाना है एसआईटी जांच के लिए जो बाकी के मुकदमे हैं। और अंकिता भंडारी बेटी से रिलेटेड बहुत सारे जितने मेरे पास साक्ष्य थे, रिकॉर्डिंग्स थी और सब चीज़ें जो पूछताछ के माध्यम से ऑफिसरों ने मेरे से पूछा, हमने सभी संतोषजनक मैंने जवाब दिया है और यही कहा है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी। हम सुबह से कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहे थे, लेकिन अभी जैसे कि हमने फेसबुक या और सोशल साइट्स अपनी ओपन करी तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात को जान के कि लोग हमारा नाम राजनीति में जोड़ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं देहरादून उत्तराखंड में हूँ और आज लगभग 12 बजे से लेकर शाम के 6। गोरखपुर से खबर है, सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना है, अधिकारियों को शीघ्र ही निराकरण के निर्देश भी दे दिए हैं। बड़ी जानकारी, गोरखपुर से सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम किया और लोगों की जो समस्याओं को सुना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को जल्द ही निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। लोगों की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी ने गौशाला में गौ सेवा भी की
लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोरखपुर से खबर, सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज में नहीं होगी 17 से 18 जनवरी की परीक्षा। यूपीपीएससी एलटी परीक्षा नहीं कराने का लिया गया निर्णय। 17 और 18 जनवरी की होने वाली परीक्षा अब नहीं होगी। एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा नहीं होगी। प्रयागराज को छोड़ प्रदेश में कराई जाएगी परीक्षा। प्रदेश के 26 जिलों में कराई जाएगी परीक्षा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल प्रयागराज में इस दिन परीक्षा नहीं होगी। एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा नहीं होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांदा से खबर है, योगी सरकार ने की अहम पहल। सोलर लाइट ट्रैप की किसानों के लिए व्यवस्था। किसानों को नहीं रहना पड़ेगा छिड़काव पर निर्भर। रासायनिक छिड़काव पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर। 75% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा सोलर ट्रैप। और लाइट में कीट आकर्षित होकर ट्रैप में फंसकर मर जाएंगे। चित्रकूट मंडल में सौर ऊर्जा आधारित 2500 सोलर का लक्ष्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रासायनिक छिड़काव को लेकर अहम खबर। और निर्भर नहीं रहना पड़ेगा रासायनिक छिड़काव पर। अहम जानकारी आपको हम बता दें। 75% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा सोलर ट्रैप। लाइट में कीट आकर्षित होकर ट्रैप में फंसकर मर जाएंगे। चित्रकूट मंडल में सौर ऊर्जा आधारित 2500 सोलर का लक्ष्य। सोलर लाइट ट्रैप की किसानों के लिए व्यवस्था की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। %75 अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा सोलर ट्रैप। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लाइट में कीट आकर्षित होकर ट्रैप में फंसेंगे। चित्रकूट मंडल में सौर ऊर्जा आधारित 2500 सोलर का लक्ष्य। किसानों के लिए व्यवस्था। बड़ी जानकारी आपको बता दें। किसानों को नहीं रहना पड़ेगा छिड़काव पर निर्भर।
और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण और अतिक्रमण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। वर्क सर्कल 6 के प्रबंधक अब्दुल शाहिद के काम में मिली लापरवाही, कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए काम पर लगाई रोक। विनीत कुमार शर्मा सहायक प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से रिलीव, और विनीत कुमार प्रतिनिधि पर थे, उनका समय पूरा हो चुका था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। काम में लापरवाही के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए काम पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वर्क सर्कल 6 के प्रबंधक अब्दुल शाहिद के काम में मिली लापरवाही, कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए काम पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई। विनीत कुमार शर्मा सहायक प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से रिलीव करने की बात। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम की बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए काम पर रोक लगाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विनीत कुमार शर्मा सहायक प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से रिलीव करने की बात सामने आई। अंबिकापुर से खबर है। पीटीएस दुकान में चोरी, चावल और चना लेकर फरार हुए चोर। 13 क्विंटल चना, 4 क्विंटल शक्कर चोरी करने की बात सामने आई, और दुकान से 7 क्विंटल चावल भी चोरी किए गए। चोरी राशन की कीमत लगभग 30,800 आंकी गई। ग्राम कोरजा की पीटीएस दुकान में चोरी हुई। दुकानदार शिवनारायण सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। कोसगा, केवरा, कुंवरपुर में भी हो चुकी है चोरी। लखनपुर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चोरी हुए राशन की कीमत 30,800 रुपए आंकी गई है। ग्राम कोरजा के पीटीएस दुकान में चोरी की बात सामने आई। अमरोहा में स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। युवकों ने ट्रैक्टर से स्टंट कर हड़कंप उत्पात मचाया और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के सड़क पर स्टंट करते नजर आए। लाइक कमेंट्स की होड़ में दूसरों की जान को भी खतरे में डाला। ग्रामीणों में दहशत, राहगीरों की सुरक्षा पर उठे सवाल। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धोरिया का पूरा मामला सामने आया है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। बीच सड़क पर स्टंट करते नजर आए युवक। धोरिया गांव का पूरा मामला सामने आया है। अमरोहा में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। लाइक और कमेंट्स की होड़ में दूसरों की जान भी खतरे में डाली। तस्वीरें सामने आई हैं। वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लिया।
स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ, ग्रामीणों में दहशत, राहगीरों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के सड़क पर स्टंट करते नजर आए युवक। लाइक और कमेंट की होड़ में दूसरों की जान को खतरे में डाला। महाराजगंज से खबर है, कस्टम टीम को मिली बड़ी सफलता। लग्जरी कार से लाखों की सफेद धातु चांदी बरामद हुई। चांदी की अवैध तस्करी करते 2 नेपाली युवक गिरफ्तार। करीब 10 किलो चांदी बरामद। लगभग 25,69,743 रुपए कीमत की चांदी की बात सामने आई है। कार की सीट के नीचे मॉडिफाइड स्लॉट में छिपाई थी चांदी। भारत से नेपाल ले जाने के फिराक में थे तस्कर। संदेह होने पर कस्टम टीम ने वाहन की तलाशी ली। नेपाली नंबर प्लेट की कार में सवार थे दोनों आरोपी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर पर कार्रवाई की बात सामने आई है। संदेह होने पर कस्टम टीम ने वाहन की तलाशी ली। नेपाली नंबर प्लेट की कार में सवार थे दोनों आरोपी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एटा से खबर है, तहसीलदार के साथ गई राजस्व टीम पर हमला। रोड जाम कर तोड़े कार के शीशे। बाल बाल बची टीम। पैमाइश करने गए तहसीलदार संदीप सिंह पर हमला। 2 दर्जन नामजद और अज्ञात लोगों ने हमला किया। पैमाइश के दौरान नामजद लोगों ने दस्तावेज भी फाड़े और सकरौली थाना क्षेत्र के गांव महापुर की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2 दर्जन नामजद और अज्ञात लोगों ने हमला किया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पैमाइश करने गए तहसीलदार संदीप सिंह पर हमला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पैमाइश के दौरान नामजद लोगों ने दस्तावेज फाड़े। सकरौली थाना क्षेत्र के गांव वहपुर की पूरी घटना सामने आई है। पैमाइश कराने गए तहसीलदार संदीप सिंह पर हमले की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2 दर्जन नामजद और अज्ञात लोगों ने किया हमला। पैमाइश के दौरान नामजद लोगों ने दस्तावेज भी फाड़े। सकरौली थाना क्षेत्र के गांव महापुर की पूरी घटना सामने आई है। हरदोई से खबर है, जिले में सामने आए 3 अलग अलग वायरल वीडियो ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद आम जनमानस में नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस की आलोचना तेज हो गई है। विपक्षी दलों के साथ साथ स्थानीय लोग भी इससे मुख्यमंत्री योगी की
सख्त कानून व्यवस्था वाली छवि को धूमिल करने वाला बता रहे हैं। पहला वीडियो अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई के दौरान का बताया जाता है, जिसमें क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार पर महिलाओं से अभद्र भाषा और गाली गलौज करने के आरोप लगे। वीडियो में महिलाओं के सामने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, उससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जिम्मेदार अधिकारी की ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो अन्य पुलिसकर्मियों से बेहतर आचरण की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। वहीं महिला सम्मान और मिशन शक्ति जैसे अभियानों पर भी सवाल उठने लगे। दूसरा वीडियो थाना सांडी का बताया जाता है, जहां थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव पर एक पत्रकार के साथ अभद्रता करने का आरोप है। वीडियो में थाना प्रभारी को पत्रकार को घटनास्थल से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। आरोप है कि अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की कवरेज करने से पत्रकार को रोका गया। ये एक दरोगा जी हैं देहात कोतवाली के, दारू पीकर होटल पे गुंडे करते हैं और रिक्शो वालों का पैसा वसूल करते हैं, ऑटो वालों का। इसमें कोई मीडिया वाला भी घूम रहा है क्या? ये कहाँ से है? मीडिया वाला कहाँ से है? आप कहाँ से? जी, राष्ट्रीय प्रसावना से। नहीं, आप लोग चलो उधर को रोड पे चलो। नहीं जाना कि नहीं जाना? जाना कि नहीं जाना? कह दिया तुमसे कि यहाँ बैठ के धरना दे देंगे तो काम हो जाएगा, तो गलत फहमी मत रहना। नहीं होगी, वापस नहीं होगी। वापस कर दिया, मगर तुम गाली नहीं वापस कर पाओगे। ये एक दरोगा जी हैं देहात कोतवाली के, दारू पीकर होटल पे गुंडे करते हैं और रिक्शो वालों का पैसा वसूल करते हैं, ऑटो वालों का। इसमें कोई मीडिया वाला भी घूम रहा है क्या? ये कहाँ से है? मीडिया वाला कहाँ से है? आप कहाँ से? जी, राष्ट्रीय प्रसावना से। नहीं, आप लोग चलो उधर को रोड पे चलो। नहीं जाना कि नहीं जाना? खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर नगर निगम की राजनीति इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। महापौर और उनके बेटे अमित पांडे उर्फ बंटी पांडे के खिलाफ 6 पार्षदों के द्वारा मोर्चा खोलने के बाद मामला जिले के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय तक पहुंच गया है और बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता की पहल की। सर्किट हाउस में हुई बैठक में महापौर पक्ष और विरोधी पार्षदों के बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर सहमति नहीं बन सकी। बैठक बेनतीजा रहने के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई। इसी दौरान महापौर के साथ उनके बेटे अमित पांडे और बंटी सर्किट हाउस पहुंचे और बंटी पांडे के समर्थन में नगर निगम के 68 पार्षद सर्किट हाउस पहुंचे और खुलकर समर्थन जताया। समर्थक पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए महापौर और उनके पुत्र के पक्ष में एकजुटता दिखाई। शक्ति प्रदर्शन से साफ हो गया कि नगर निगम के भीतर सियासी खेमेबंदी और गहरी हो चुकी है। वहीं विरोध करने वाले पार्षदों का कहना है कि वो अपने आरोपों पर कायम हैं और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल सियासत में उठा ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाई लिख के लाओ आप लोग 30 लोग और से आओ, कल आओ। ये बड़ा नगर निगम है और यहाँ की जन समस्याएं हैं और संगठन और जो सरकार है ये मिल के जन समस्याओं का निपटारा करे, इसलिए हम लोग बैठे थे। और मैं चूँकि यहाँ का प्रभारी हूँ, मंत्री प्रभारी हूँ, तो ये काम तो मेरा है ही है, उसी काम को किया है। और जो हम लोग परिवार के लोग हैं, परिवार में जब कोई बात होती है तो ऊंच नीच होती है, वो सब गिले शिकवे दूर हो गए। पीलीभीत से खबर है, जहां जिले के माधोटांडा रोड पर रिछवाला गांव के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित बाइक पोल से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही
मौत होने की बात सामने आई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है और पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की पहचान माधोटांडा क्षेत्र के ग्राम जमुनिया निवासी गुलाब सिंह पुत्र पूरनपाल के रूप में हुई है। गुलाब सिंह मजदूरी का काम करते थे। जानकारी के अनुसार गुलाब सिंह का भाई राहुल और करीब 22 अन्य लोग बुधवार की शाम राजस्थान के अनूपगढ़ स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरी करने जा रहे थे। जिस वाहन से सभी लोग जा रहे थे वो कल्याणपुर गांव के पास खराब हो गया। वाहन खराब होने की सूचना मिलने पर गुलाब सिंह अपने साथी जसपाल पुत्र हेमराज के साथ बाइक से कल्याणपुर गांव पहुंचे। वाहन ठीक होने के बाद सभी मजदूरों को राजस्थान के लिए रवाना कर दिया गया। इसके बाद गुलाब सिंह और जसपाल बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान चिरौला गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और गुलाब सिंह की जान चली गई। देखिए, मरीज दो जो आए एक्सीडेंट हुआ है ये रिछवा चौकी के पास, जिसमें से एक तो जो आया वो आते ही मृतक था। उसका ईसीजी करा के डिक्लेयर करने के बाद उसे मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया। दूसरा आया, उसके भी मुंह से खून निकल रहा था, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, सर पे चोट काफ़ी गहरी है, हालत स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। दूसरे वाले मरीज की इलाज सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। जो भी उपचार बेहतर से बेहतर होगा वो किया जाएगा। और जो हालत है वो बीपी भी बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन भी कम आ रही है, दिक्कतें ज़्यादा हैं। धन्यवाद। इटावा से खबर है। थाना उसराहार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भोराजपुर में दलित समाज के लोगों के द्वारा गांव में भागवत करवाई जा रही थी। इसी भागवत मंच में देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी एक छोटी सी मूर्ति और पोस्टर लगाए गए थे। तभी गांव के आधा दर्जन दबंग पहुंचे और उन्होंने तांडव मचाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कथास्थल पर जाकर तोड़फोड़ कर दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ कर फेंक दी और मारपीट भी की। साउंड सिस्टम तोड़ दिया। इसका विरोध करने पर साउंड सिस्टम ऑपरेटर राहुल पुत्र रमेश चंद्र की पिटाई कर दी, जिससे उसके चोट लग गई। वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तब तक दबंग वहां से चले गए, लेकिन इस घटना का वहां के लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया और जिसमें दबंग धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो रामू यादव, बूरे यादव, संजय यादव या तीनों ग्राम नगला जीन थाना चौबिया के रहने वाले हैं। इनके साथ महेंद्र सिंह, ऋतिक कुमार और अज्ञात 3 से 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ग्राम भोराजपुर में धार्मिक कथा का आयोजन चल रहा था। कल दिनांक 6/1/2026 को कथा समापन के बाद रात्रि में 8 बजे के बाद सांस्कृतिक भजन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय साउंड बजाने व मंच पर बैठकर भजन गाने की बात को लेकर आपस में गांव ही के लोग मारपीट किए, जिसके संबंध में थाना उसहार पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधि संगत कार्रवाई संपादित की जा रही है। एफआईआर में नामित एक अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया है। 1 जनवरी से चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान में जिलाधिकारी ने शक्ति दिखाई। जिलाधिकारी ने आज कलेक्टर सभागार में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर 476 अनफिट स्कूली वाहनों को सीज करने के निर्देश दिए और कहा कि अनफिट स्कूल वाहन चलाने स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को नोटिस भेजे। तो वहीं भीषण कोहरे में ज्यादातर हो रहे रोड एक्सीडेंट को देखते हुए जिलाधिकारी ने हाईवे सड़कों पर सफेद लाइनिंग कट डिवाइडर को बंद करने के साथ साथ जिले के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश भी दिया तथा शहर में हो रहे जाम से निजात दिलाने के लिए सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण को 1 सप्ताह के अंदर हटाने का निर्देश के साथ साथ यातायात नियम, सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दे दिए हैं।
सड़क सुरक्षा समिति की भी बैठक की गई थी। इसके अलावा विद्यालय परिवहन यान समिति की भी बैठक की गई थी। आज विद्यालय परिवहन यान समिति की बैठक का मतलब ये है कि 2 बैठकें हम लोग करते हैं, एक जनवरी में करते हैं, एक जुलाई में करते हैं। तो उसमें स्कूल में जो बसें संचालित होती हैं उनके संदर्भ में वार्ता की गई है कि जो अनफिट वाहन है वो कदापि न चल नहीं पाए। ऐसे में जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हमारे जो 437 वाहन हैं, अगर वो संचालित पाए जा रहे हैं तो उनको आप सीज करिए। इसके अलावा जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रबंधक हैं, उनको आप नोटिस जारी करके उनको ये बताइए कि ये अनफिट वाहन कदापि न चले। यदि इनसे कोई दुर्घटना होती है तो आपके ऊपर FIR की भी कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारी विभाग की भी तय की जाएगी। अमरोहा से खबर है, जहां सन प्लाजा मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते करीब 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही मार्केट में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार और आसपास मौजूद लोग जान बचाकर बाहर की ओर भागे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। घटना अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अमरोहा बिजनौर रोड स्थित सन प्लाजा मार्केट की है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। भोर में सुबह करीब 4 बजे के आसपास बिजनौर रोड स्थित मोहल्ला बटवाल अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में सन प्लाजा कॉम्प्लेक्स में आग लगने की सूचना पाई गई। सूचना मिलते ही तत्काल लोकल पुलिस व फायर ब्रिगेड द्वारा पहुंच करके आग पर तत्काल काबू पाया गया। 3 दुकानों में नुकसान प्रथम दृष्टया पाया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर शांति और कानून व्यवस्था सामान्य है। देवभूमि उत्तराखंड 2027 में होने जा रहा अर्ध कुंभ मेले से पूर्व धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र लागू किए जाने की मांग उठी है और हिंदूवादी नेता और श्री गंगा सभा के साथ ही अन्य कई तीर्थ पुरोहितों ने ये मांग उठाई है। हरिद्वार में सरकार से कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई। जानकारों का कहना है कि अंग्रेजों के समय में भी नगर पालिका हरिद्वार में गैर हिंदू के हरिद्वार में ठहरने और व्यवसाय न करने को लेकर नियम था। इस समय की मांग है।
के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को और उत्तराखंड के सभी जनमानस को ये आवश्यक जानकारी देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के समय ही ये नियम बन गया था कि हरिद्वार की हर की पेड़ी के 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर किसी भी गैर समुदाय का व्यक्ति किसी भी स्वरूप में कोई कार्य नहीं कर सकता। कोई भी कार्य संबंधित संस्कार संबंधित या किसी भी रूप में, ये पहले से बना हुआ है। हाँ, बीच में उस नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हुआ है या परिस्थितियों अनुसार पालन नहीं किया गया, लेकिन अब अगर वो मांग कर रहे हैं तो ये मांग वैसी ही है जैसे पहले से थी। ये अंग्रेजों काल से नियम बनाया हुआ है। बहुत से दूसरे धार्मिक संगठन हैं जिन्होंने अपनी परिधि के अंदर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं या धर्म के लोग हैं उनको काम धंधा करने से बंद कर रखा है या उनको आने से प्रतिबंध कर रखा है। तो हो सकता है कि अगर ऐसा हो तो उसकी पवित्रता जो है हर की पेड़ी की या हरिद्वार की वो और ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, हरिद्वार एक कुंभ क्षेत्र है और हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसकी मांग हम सब लोगों ने प्रयागराज में भी की थी और 4 स्थानों पर कुंभ भरता है, उन स्थानों पर भी लगातार ये मांग होती रही है। हरिद्वार में भी शासन प्रशासन को जो कुंभ क्षेत्र है उस कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ठेकेदारी या कोई अन्य कुंभ के काम उनको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से विरोध करते हैं सनातन धर्म का, लेकिन जब व्यवसाय की बात आती है तो व्यवसाय छीनने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और ये कौन तय करेगा इस देश में कि कौन कहाँ जा सकता है और कौन कहाँ आ सकता है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान सबको ये अधिकार देता है कि इस देश के हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो उस देश में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो ये आज आप देखिए प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दे आज हैं सबके समक्ष, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि नॉन हिंदूज को यहाँ प्रवेश नहीं करने देंगे। वहां कैसे करेंगे आप बताइए, कैसे करेंगे? सिर्फ महज ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की ओछी राजनीति मुझे लगता है उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में एसआईआर के ड्राफ्ट रोल को लेकर चिंता जताई और कांग्रेस पर जयराम जी से समस्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जयराम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। उन्होंने कहा कि पहले 1 रुपए में केवल 15 पैसे ही धरातल पर पहुंचते थे, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से ये पूरी तरह से प्रभावी और फुल प्रूफ है। पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके परिवार के हर सदस्य के नाम से योजनाएं चलती है, जबकि जयराम जी के नाम से एक योजना बनते ही उन्हें समस्या होती है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम मजदूरों, किसानों और ग्रामीणों के विकास का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया के साथियों का 9 वर्ष पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर देखें तो यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से जब से इस देश का बागडोर संभाला उन्होंने, अगर देखें तो मूलभूत समस्याओं पे जो आम गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, उन पे उनका फोकस रहा है। और 2014 से में उन्होंने शुरू किया कि जो 70 वर्ष से आम आदमी जो आवश्यक जरूरत उसको होती थी उसकी पूर्ति नहीं हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।